दोस्तों नमस्कार। 3 मार्च 2026 की इस बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच आज हम लेकर आए हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से जुड़ी 12 ऐसी खबरें जो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि 2027 के महासंग्राम की पूरी पटकथा लिखती दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि होली से ठीक एक दिन पहले मायावती ने ऐसे संकेत दिए हैं जिन्होंने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बसपा की असली रणनीति क्या है, कौन अंदर आया, कौन बाहर हुआ और आखिर सबसे अहम फैसला कौन सा है जो 2027 की तस्वीर बदल सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहां आपको मिलती है राजनीति की सबसे गहरी और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। वाराणसी के सिंधोरा क्षेत्र में हुए पोस्टर विवाद ने पूरे प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि यहां मायावती, डॉ. भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध के पोस्टर जलाने की घटना सामने आई, जिसके बाद बसपा कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया। स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और इसे दलित स्वाभिमान पर हमला बताया गया। सूत्रों के मुताबिक होली से ठीक एक दिन पहले मायावती ने बेहद सख्त संदेश जारी किया। सम्मान पर आंच आई तो सड़कों से संसद तक लड़ाई होगी। इस बयान को केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के लिए युद्ध घोष माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुद्दा आने वाले महीनों में बड़ा सामाजिक विमर्श बन सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। होली से ठीक पहले मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा चुनावी ब्लूप्रिंट जारी करने का संकेत दिया है। खबर है कि मार्च 2026 तक 100 से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने की तैयारी लगभग पूरी है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार चयन में जातीय समीकरण, स्थानीय पकड़, वित्तीय पारदर्शिता और पार्टी के प्रति निष्ठा को प्राथमिकता दी जा रही है। जल्दी उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे उम्मीदवारों को लगभग 1.5 साल का जमीनी समय मिलेगा। यह कदम विपक्षी दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना सकता है। आइए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। मायावती ने स्पष्ट शब्दों में दोहरा दिया है कि बसपा 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। किसी भी गठबंधन या महागठबंधन की चर्चा को उन्होंने भ्रम बताया। पार्टी के भीतर इसे आत्मविश्वास का संकेत माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे जोखिम भरा कदम भी बता रहे हैं। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार का उदाहरण देकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि क्या वही सामाजिक समीकरण फिर से जिंदा हो पाएंगे? आइए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। अनुशासनहीनता और गुटबाजी के आरोपों के बीच बड़े मुस्लिम चेहरे शमसुद्दीन राइन को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। यह फैसला अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान का परिणाम बताया जा रहा है। इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि 2027 से पहले संगठन में कोई डील नहीं दी जाएगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जो लाइन से हटेगा वह बाहर जाएगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। मिशन 2037 के तहत बड़े पैमाने पर संगठनात्मक फेरबदल किया गया है। नौशाद अली को कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ मंडलों का मुख्य प्रभारी बनाया गया है। ये मंडल राजनीतिक दृष्टि से बेहद निर्णायक माने जाते हैं। हर मंडल में अलग अलग सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जा रही है। बूथ स्तर पर डेटा इकट्ठा करने और मतदाता सूची की समीक्षा की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आइए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की कमान सौंपी है, उसे सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत माना जा रहा है। पार्टी के भीतर यह साफ संदेश दिया गया है कि अब बसपा युवाओं की नई फौज तैयार करेगी। आकाश आनंद लगातार जिला स्तरीय बैठकों, बूथ प्रभारी सम्मेलनों और युवा कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। पश्चिमी यूपी में जाटव, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण को फिर से साधने की कोशिश हो रही है। वहीं पूर्वांचल में दलित पिछड़ा आधार मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद को खास तौर पर डिजिटल कैंपेन और जमीनी संगठन के बीच तालमेल बैठाने का जिम्मा दिया गया है। माना जा रहा है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा
तो 2027 में बसपा एक नए चेहरे और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतर सकती है। राजनीतिक विश्लेषक इसे ट्रांजिशन फेज बता रहे हैं, जहां मायावती अनुभव का नेतृत्व करेंगी और आकाश आनंद नई पीढ़ी की आवाज बनेंगे। आइए बढ़ते हैं 7वीं खबर की ओर। सोशल इंजीनियरिंग 2.0 को लेकर पार्टी में अंदर खाने गंभीर मंथन चल रहा है। 2007 में दलित ब्राह्मण समीकरण ने इतिहास रचा था और अब उसी मॉडल को अपडेटेड फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिम बुद्धिजीवी संवाद, पिछड़ा वर्ग पंचायत और दलित सम्मान समारोह जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग सामाजिक समीकरणों के आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट होगा। ब्राह्मण चेहरों को मंच पर प्रमुखता, मुस्लिम नेताओं को संगठन में जगह और दलित कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर नेतृत्व देने की योजना है। अगर यह त्रिकोणीय समीकरण मजबूत हुआ तो विपक्षी दलों की रणनीति पर सीधा असर पड़ सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह प्रयोग सफल हुआ तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव है। आइए बढ़ते हैं 8वीं खबर की ओर। बीजेपी के साथ संभावित खिचड़ी की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दिल्ली के लुटियन जोन में बंगला आवंटन और कुछ सरकारी फैसलों पर नरम रुख को लेकर अटकलें तेज हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन विश्लेषक इसे रणनीतिक दूरी बनाए रखते हुए संवाद की नीति बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मायावती केंद्र के साथ टकराव की जगह संतुलन बनाकर चलना चाहती है ताकि कानूनी और राजनीतिक दबाव कम रहे। वहीं दूसरी ओर बसपा का आधिकारिक रुख यही है कि पार्टी स्वतंत्र है और किसी के दबाव में नहीं। यह मुद्दा इसीलिए भी अहम है क्योंकि 2027 से पहले किसी भी तरह की नजदीकी या दूरी चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती है। आइए बढ़ते हैं 9वीं खबर की ओर। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर मायावती का हमला और भी तीखा हो गया है। उन्होंने इसे दलित वोटों को भ्रमित करने की कोशिश बताया है। बसपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे गांव-गांव जाकर बताएं कि बसपा ही असली दलित हितैषी पार्टी है। राजनीतिक मंचों से यह संदेश दिया जा रहा है कि सपा का एजेंडा केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित है, जबकि बसपा सामाजिक सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की बात करती है। यह बयानबाजी सीधे तौर पर विपक्षी खेमे में तनाव पैदा कर रही है और दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। बूथ स्तर पर मजबूती के लिए पार्टी ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। हर बूथ पर 15 से 20 सक्रिय कार्यकर्ता नियुक्त करने, महिला और युवा विंग को अलग जिम्मेदारी देने और नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया टीम को जमीनी कार्यकर्ताओं से जोड़ा जा रहा है ताकि हर कार्यक्रम का लाइव प्रचार हो सके। पार्टी का मानना है कि सिर्फ डिजिटल उपस्थिति से चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए सड़क से सदन तक संपर्क मजबूत करना जरूरी है। गांवों में छोटी छोटी बैठकों, चौपालों और जनसंपर्क यात्राओं की योजना बनाई गई है। इसे 2027 की जीत की बुनियाद बताया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 11वीं खबर की ओर। अशोक सिद्धार्थ को दिल्ली, छत्तीसगढ़, गुजरात और केरल जैसे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपना बसपा की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का संकेत है। पार्टी अब केवल यूपी केंद्रित राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय पहचान मजबूत करना चाहती है। इन राज्यों में दलित और पिछड़ा वर्ग की आबादी को संगठित करने, स्थानीय नेतृत्व को उभारने और क्षेत्रीय मुद्दों पर सक्रिय रहने की रणनीति बनाई गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि बसपा कुछ राज्यों में भी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसकी भूमिका अहम हो सकती है। आइए बढ़ते हैं 12वीं और सबसे अहम खबर की ओर। संविधान बचाओ अभियान को लेकर मायावती ने बेहद सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे घर घर जाकर संविधान के महत्व को समझाएं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करें और कथित तौर पर हो रहे अन्याय को उजागर करें। इस अभियान को भावनात्मक और वैचारिक दोनों स्तर पर मजबूत करने की योजना है। बड़े स्तर पर रैलियां, जिला मुख्यालयों पर धरने और सोशल मीडिया पर विशेष कैंपेन चलाने की तैयारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही वह मुद्दा है जो बसपा को वैचारिक मजबूती देगा और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरेगा।
अगर यह अभियान व्यापक जन समर्थन जुटाने में सफल रहा तो 2027 की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। यही वजह है कि इसे अब तक की सबसे अहम रणनीतिक चाल माना जा रहा है। दोस्तों, ये थीं 3 मार्च 2026 तक की बहुजन समाज पार्टी और मायावती से जुड़ी वो बड़ी और रणनीतिक खबरें